हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर इशू। ठीक है, ये कहीं ना कहीं रोज समाचारों में रहता है और हर भारतीयों के मन में कई तरह के सवाल पैदा करता है। यदि यूपीएससी व यूपीपीएससी के संदर्भ में समझें तो पेपर थर्ड में यहाँ ये भारतीय इतिहास से संबंधित है या धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं से संबंधित है, वहीं पेपर सेकंड में ये केंद्र व राज्य संबंध, संघवाद जैसे कई मुद्दों से संबंधित है। पेपर थर्ड में आंतरिक सुरक्षा के लिए इससे सवाल बन सकते हैं और निबंध में तो इससे बहुत महत्वपूर्ण कई तरह से सवाल बन सकता है, या आप इससे संबंधित जानकारी को निबंध या आंसर राइटिंग में प्रामाणिकता के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज हम किस किस बात पे चर्चा करेंगे? सबसे पहले तो चर्चा करेंगे ये मुद्दा क्या है जम्मू कश्मीर, फिर हम समझेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हमें एक बात पता होना चाहिए, जो भी 2019 व 20 में घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं केवल 2019 या 20 से संबंधित नहीं है, उसके पहले का पूरा एक इतिहास है, एक कड़ी है। जब तक हम पहले को नहीं समझेंगे तो हमें 2019 और 20 का कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल हमें कुछ फैक्ट समझ में आएंगे, है ना, जो किसी काम के नहीं है यूपीएससी व यूपीपीएससी के पर्पज से। ठीक है, अगर हमें इसके लिए पढ़ना है तो हमको अवधारणाएं समझनी होगी। फिर हम पढ़ेंगे कि 370 और 35A का क्या बवाल है, आखिर ये क्या है, क्यों इसको लेके इतने ज़्यादा इशू हो रहे थे। फिर एक सवाल सभी के मन में रहता है जम्मू कश्मीर को लेके कि क्या ये नेहरू जी की गलती थी, है ना, तो इसको भी हम समझेंगे कि वाकई नेहरू गलत थे कि नहीं गलत थे। फिर 370 हटने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, हम इसको भी पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेके भारत का क्या दृष्टिकोण है और भारत उसको अभी तक क्यों नहीं शामिल किया, अगर शामिल करेगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। पहले मैं बता दूं कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें बैकग्राउंड की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको यह बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में आज़ादी के समय क्या चल रहा था, जिसके कारण जो आज की समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि क्या था। तो याद है कि आपको मैं बताऊं 1846 में क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से गुलाब सिंह इस क्षेत्र को खरीद लेते हैं। ठीक, उसके पहले यहां रणजीत सिंह का शासन होता है, क्योंकि रणजीत सिंह आंग्ल सिख युद्ध में, ठीक है, रणजीत सिंह आंग्ल सिख युद्ध में हार जाते हैं। फिर जब हार जाते हैं तो इस क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है, फिर उसको गुलाब सिंह को बेच देती है। गुलाब सिंह डोगरा वंश से संबंधित थे। ठीक है, डोगरा वंश, यही डोगरा वंश की स्थापना होती है। ठीक, डोगरा वंश का इसमें शासन रहता है। 1930 तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, है ना, मतलब 1930 तक नॉर्मल सब चल रहा होता है, क्योंकि राजा सर्वे सर्वा था, उसका कोई विरोध करने वाली बड़ी संस्था नहीं थी, तो किसी तरह सब चल रहा होता है। आपको मैं बता दूं कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर तिब्बती बौद्ध रहते थे, इस क्षेत्र में हिंदू रहते थे, और यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम रहते थे और यहाँ शिया मुस्लिम। ठीक, बहुत कम पहाड़ी मात्रा, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र ही है, ठीक है, लेकिन रहते थे। सवाल ये उठता है कि देखिए आप, यहाँ बहुत तरह की विविधताएं थी, है ना, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कोई वर्ग हो या एक ही पहचान के लोग हो, यहाँ कई पहचान के लोग रह रहे थे। यही देखिए, अब यही से समस्या का आधार बनना शुरू होगा। ठीक, इतनी विविधताएं थी और उसको हम कैसे प्रबंधित कर पाएंगे, यदि नहीं कर पाएंगे तो समस्या हो जाएगी। ठीक, अगर प्रबंधन कर ले जाते तो समस्या नहीं होती। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ठीक है, देखिए ये फिगर है, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि 1932 से 46 के बीच की घटना बता रहा हूं। इस समय जम्मू कश्मीर में दो प्रभुत्वशाली लोग थे, एक तो हरि सिंह, दूसरे ये है शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला के बारे में बता दूं आपको, ठीक है, कि 1930 में शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, अर्थात एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। चूंकि पढ़े लिखे थे तो इनको नौकरी की डिमांड थी। इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में नौकरी ढूंढी होगी, अच्छी नौकरी, है ना, जिसमें गरिमा हो, साफ सफाई वाली तो नहीं। तो इनको क्या हुआ कि इनको नौकरी नहीं मिलती। जब बाद में ये सोच विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि हरि सिंह चूंकि एक हिंदू साम्राज्य शासक है, ठीक है, इस कारण जम्मू कश्मीर रियासत में केवल हिंदू वर्ग को बड़े पदों पे नौकरी दी जा रही थी।
तो इस कारण इनके मन में क्या हुआ, विरोध पैदा हुआ, है ना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हरि सिंह के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के ही क्रम में इन्होंने, आप समझ में आ रही होगी आपको बात, ठीक है, क्योंकि इनको नौकरी नहीं मिली और नौकरी नहीं मिलने के कारण ये समझ गए कि यहाँ पर मुस्लिम वर्ग का शोषण हो रहा है, तो मुस्लिम वर्ग के को स्थापित करने के लिए इन्होंने चालू किया आंदोलन, ठीक है। आंदोलन के क्रम में इन्होंने 1932 के आसपास एक पार्टी बनाई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मेनली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करके याद रखिएगा। देखिए मैं कुछ डेटा कम प्रयोग करूंगा, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा डेटा का यूज किया जाता है तो आप लोग डेटा पे ज़्यादा ध्यान देते हो और अवधारणाओं को कम समझते हो। डेटा आपको कहीं भी गूगल करोगे मिल जाएगा, है ना, तो डेटा आप ढूंढते रहिएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि समय की भी सीमा है, ठीक है। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक ये राजनीतिक दल बनाते हैं और वहां पर विरोध करना चालू करते हैं, पर इन्हें एक बात समझ में आ जाती है कि भाई मैं केवल इस वर्ग के लिए क्यों करूं, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, विचारों से समाजवादी थे, है ना, तो समानता की बात करते थे। तो इन्होंने कहा कि अब इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। जो आज के समय पार्टी है उनका आधार इन्हीं ने रखा था, ठीक। फारूक अब्दुल्ला इन्हीं के बेटे थे, ठीक, उमर अब्दुल्ला उनके बेटे। तो आप समझिए शेख अब्दुल्ला फिर क्या करते हैं, जो पार्टी थी उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम दे देते हैं। ये क्या कर रही होती है, ये वहां पर हरि सिंह की नीतियों का विरोध करती है और जम्मू कश्मीर में एक ऐसा शासन को स्थापित करने का कोशिश करती है जो समानता जैसे मूल्यों पर आधारित हो। बात समझ में आ गई, ठीक। इनके बारे में और बता दूं कि चूंकि ये समाजवादी प्रवृत्ति के हैं, पढ़े लिखे हैं और इसीलिए इनका जवाहरलाल नेहरू से बहुत अच्छा संबंध था। ये देखिए दोनों बैठे कहीं बात कर रहे हैं, है ना, समाजवादी प्रवृत्ति होने के कारण। अब ये दोस्ती आपको पता होना चाहिए, इसी दोस्ती के कारण बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, है ना। इसीलिए मैंने आपको स्पेसिफिक बताया कि दोनों समाजवादी थे, ठीक। 1937 में मिलते हैं और चूंकि दोनों के एक जैसे विचार थे, लोकतंत्र होना, समानता होना, धर्मनिरपेक्षता होना, है ना, तो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और यही दोस्ती बाद में जाके कई तरह के नई घटनाओं को बनाती है। आप समझिएगा कैसे, ठीक। तो मैंने यहाँ आपको शेख अब्दुल्ला के बारे में बताया, ठीक। और इनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि राजा हरि सिंह थे वहां के शासक। तो ये दो मेन व्यक्तित्व थे। अब देखिए समझना है आप, ठीक है। 1944 में शेख अब्दुल्ला जी कहते हैं कि नया कश्मीर बनाओ। नया कश्मीर क्या था, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र हो, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक। संवैधानिक राजतंत्र मतलब जैसे ब्रिटेन में आज कि राजा हरि सिंह केवल नाम मात्र के प्रमुख रह जाएं, बाकी सारा काम कैसे हो, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत हो, अर्थात एक कोई जनप्रतिनिधित्व सभा के द्वारा हो। वहां पर जनप्रतिनिधित्व सभा बन चुकी थी जिसका नाम प्रजा परिषद है, पर उसको कोई शक्ति नहीं थी, है ना। जैसे आप याद करिए कि रूस की क्रांति के समय जब शुरुआती हुई थी क्रांति की, तो एक ड्यूमा नाम की संस्था बनी थी जिसको कोई पावर नहीं थी। राजा शुरू में सोचते हैं कि आंदोलन को किसी तरह दबा दिया जाए, तो एक जो चलो डिमांड है इसको पूरा कर दो, तो आंदोलन नहीं होगा, है ना, कोशिश करते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से मांग होती है उसको पूरा नहीं करते, केवल नाम मात्र के तौर पे पूरा करते। तो ऐसे ही कुछ हरि सिंह ने भी किया था, ठीक। तो लेकिन वो जब शेख अब्दुल्ला जी को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने 1944 में क्या कहा, 1944 में कहा कि संवैधानिक राजतंत्र लाओ, ठीक। और आगे छोड़िए 1946 के आसपास ये कहने लगे कश्मीर छोड़ो आंदोलन, कश्मीर छोड़ो आंदोलन, ठीक। अर्थात शेख अब्दुल्ला जी कौन सा आंदोलन चला रहे हैं, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। ये क्या है कि हरि सिंह अब आप कश्मीर से जाइए और यहां पर लोकतंत्र को स्थापित होने दीजिए और आप अब विदा लीजिए। और हरि सिंह तो वहां साम्राज्य था उनका, तो हरि सिंह ने क्या किया, हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला जी को जेल में डाल दिया, शेख अब्दुल्ला जी को जेल में डाल दिया। यहां तक आपको बात समझ में आई, ठीक। शेख अब्दुल्ला और इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। शेख अब्दुल्ला जी इनका विरोध करते थे, ये शेख अब्दुल्ला जी कहते थे कि हरि सिंह हिंदुओं को प्रमुख महत्व देते हैं, है ना, अर्थात उन्हें समानता का नियम स्थापित करना होगा। तो इस तरह विरोध चल रहा था। जहां तक मैंने आपको बताया 1946 के आसपास समय में हम पहुंच गए हैं और 1946 में जम्मू कश्मीर की आपको अब दशा समझ में आने लगी होगी, है ना। शेख अब्दुल्ला जी वहां बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका, ठीक।
और खासकर कश्मीर क्षेत्र में तो उनका बहुत प्रभाव था। ठीक, तो इस तरह आप 1946 में पहुंच गए। अब 1946 के समय आप देखिए कि एक तो मैं पूरे भारत को लेता हूं, ठीक, और एक आपको मैं जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों को थोड़ी अभी अलग अलग करके समझिएगा। ठीक, आपको पता होगा कि उस समय भारत दो भागों में बटा था, एक था कि रियासत, ठीक, और दूसरा था ये रियासत, और एक था ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश क्षेत्र, ठीक है ना, जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मुंबई, ठीक, ये था, ये लगभग 45% था, है ना। आपको पता होगा 565 रियासतें थी लगभग, ये पूरा क्षेत्र जो आज भारत है उसका 45% रियासत थी, ठीक, बाकी ये ब्रिटिश क्षेत्र था 55% के आसपास। क्लियर। तो जब 1947 ठीक का समय आ रहा था, ठीक, अगस्त के पहले, अभी 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त के पहले की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है, 15 अगस्त के पहले की। तो 15 अगस्त के पहले जब ये डिसाइड हो गया कि अब भारत दो भागों में बट जाएगा, एक राष्ट्र होगा पाकिस्तान और दूसरा होगा भारत, साथ में ये भी कहा गया कि रियासत को या तो भारत में मिलना होगा या तो पाकिस्तान में मिलना होगा, वन या स्वतंत्र रहना होगा। तीन विचार थे इनके पास, ठीक है, या तो पाकिस्तान में जाओ, या तो भारत में जाओ, या तो आजाद रहो, ठीक। तो ये तीन विचार थे, ठीक। उस समय भारत में जो रियासत के संबंध में मामले देखे जा रहे थे वो ये तीन शख्स के द्वारा देखे जा रहे थे। तीन शख्स मेनली ये काम देख रहे थे, जिसमें से सबसे बड़ा रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, फिर ये वीपी मेनन है, ठीक है, वीपी मेनन, ठीक, ये एक वरिष्ठ आईसीएस अधिकारी थे, और ये तीसरी शख्सियत है लॉर्ड माउंटबेटन, ये उस समय के गवर्नर जनरल थे। मेरी बात समझ में आई। तो इन तीनों को ये लग रहा था कि 15 अगस्त 1947 के आते आते सभी रियासत निर्णय ले लें कि उन्हें क्या करना है, ठीक। तो ये तीनों मिलकर काम कर रहे थे। ये तीनों कैसे काम करते थे मैं आपको बताऊं, ठीक। ये देखिए तीनों, ठीक, ये प्रतीकात्मक रूप से काम कर रहे थे, ठीक है, ये थोड़ी दंडात्मक समझ लीजिए, और ये थोड़ी डिप्लोमेटिक, ठीक है। तीनों काम करते थे। जैसे मान लीजिए कि किसी राजा से बात करने जानी है, ठीक, तो लॉर्ड माउंटबेटन आपको पता होना चाहिए कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, और राजा को लगता था कि चूंकि ये कौन है, ब्रिटिश व्यक्ति हैं, आपको पता होगा कि हम लोगों के सामने कोई अंग्रेज आ जाता है तो हम लोग उसको बहुत इज्जत देने लगते हैं, ये तो अंग्रेजों के राजघराने से संबंधित थे, तो इसकी बहुत इज्जत थी। तो एक तो पहले ये जाते थे बात करने, और जब बात करते थे तो फिर राजा इज्जत देता था और राजा इनकी बातों को मान्यता देता था। तो ये राजा को समझाते थे लगभग कि तुम भारत के साथ सम्मिलित हो जाओ, तुम्हें फायदा रहेगा, सुरक्षा रहेगी, ठीक है। यदि राजा तब भी नहीं मानता था मान लीजिए, तो वीपी मेनन जाते थे, वीपी मेनन डिप्लोमेटिक तरीके से समझाते थे, है ना। और फिर भी अगर नहीं दिक्कत हो रही थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी डंडे का प्रयोग करते थे, अर्थात डरवाते थे कि भाई ऐसे नहीं शामिल होगे तो हम दूसरी तरीके से करेंगे। तो इस तरह लगभग मतलब हर रियासत में इन्होंने तीनों ने एक साथ काम नहीं किया, सबका अपना अपना रोल था। मैंने एक सामान्य रूप से समझाने की कोशिश की कि हम लोगों ने क्या कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई, अर्थात प्यार से आ जाओ वरना डंडे से आ जाओ। डंडा केवल डरवाने के तौर पर कई जगह हमने यूज भी किया, जैसे हैदराबाद इशू, ठीक। तो आप समझ गए। अब देखिए 1947 के समय 15 अगस्त 1947 का दिन आ गया। 15 अगस्त 1947 के समय सारी रियासत लगभग निर्णय कर चुकी थी, बस 3 रियासत बची थी जिन्होंने निर्णय नहीं किया। उसमें एक थी मेन जम्मू कश्मीर, दूसरी जूनागढ़, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में थी, तीसरी थी हैदराबाद, ठीक। तो 15 अगस्त 1947 तक केवल इन 3 रियासत के अलावा सब निर्णय हो चुका था। तो भाई अब इन 3 रियासत के लिए कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान करने ही होंगे। क्योंकि आज हम केवल पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो हम केवल जम्मू कश्मीर की चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत ये बीच में आएंगे जूनागढ़ और ये सब मैटर। पर आप समझिए कि आप ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर को मिलाने की कोशिश नहीं की गई, जम्मू कश्मीर को मिलाने की भी कोशिश की गई। लॉर्ड माउंटबेटन गए बात करने, जब लॉर्ड माउंटबेटन उनसे बात करने गए तो हरि सिंह उनसे नहीं मिल रहे थे, है ना, उनसे मिलने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि हरि सिंह ना स्पष्ट नहीं थे कि उन्हें क्या करना है ना, पाकिस्तान से मिलना है कि भारत से मिलना है कि स्वतंत्र रहना है।
मेनली तो उनको रहना था स्वतंत्र, लेकिन वो स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बहाना बना दिया कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, इस कारण मैं अभी नहीं मिल पाऊंगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन वापस आ गए, गांधी मिलने गए, ठीक है, नेहरू जी मिलने के लिए कहा कि मिल लो, पर हरि सिंह नहीं मिले। गांधी तो कश्मीर तक चले गए थे, पर गांधी जी से मिले नहीं। अब आपको उस समय का भी दृश्य याद रखना है कि वहां पर आंदोलन चल रहा था, शेख अब्दुल्ला जेल में थे, और ये भी सीन। अब आपके मन में दो स्टोरी एक साथ चलनी चाहिए, ठीक। तो इस तरह 15 अगस्त 1947 आ गई, जम्मू कश्मीर नहीं मिला, माउंटबेटन फेल हो गए, गांधी जी फेल हो गए, और नेहरू। हरि सिंह जी मुख्यतः स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, ठीक। और स्वतंत्र क्यों रहना चाह रहे थे, मन में ये सवाल आपके होगा, क्योंकि एक वो राजा थे, है ना, वो भी बहुत राजाओं की तरह राजा थे, जिसका जनता से कोई मतलब नहीं, अपने मस्ती में मस्त रहते थे, ठीक। तो वो चाहते थे कि उनकी ये राजा जो है हमेशा बने रहें, और उन्हें पता था यदि वो भारत में सम्मिलित होंगे, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की आधार पर तो आज़ादी मांगी जा रही है, तो उनका राजपाट सब छिन जाएगा, उन्हें ये पता था। साथ में उन्हें ये भी पता था कि अगर वो पाकिस्तान जाएंगे, चूंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है ना, और ये एक हिंदू शासक थे, तो इनका भी वहाँ राजपाट नहीं चल पाएगा। तो इन्हें यह बात समझ में आ गई कि भाई मेरा ना तो पाकिस्तान में भला होगा ना इंडिया में भला होगा, इससे अच्छा मैं स्वतंत्र रहूं। तो यही वो मेनली चाहते थे। तो यहां आपने हरि सिंह के विचारों को समझा होगा कि हरि सिंह क्यों स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपना राजपाट नहीं खोना चाह रहे थे। इस कारण वो किसी से मिल भी नहीं रहे थे, है ना। सैद्धांतिक रूप से तो ये सही था, पर कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जो कहीं से भी सागर वागर से टच नहीं करता था, अर्थात भूस्थल से घिरा हुआ था। अब बताइए उसको व्यापार भी करना होगा तो भाई कैसे कर पाएगा, है ना। तो हरि सिंह ने क्या किया, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने की कोशिश की, है ना। उसने कहा कि मुझे 1 साल का अभी टाइम दे दीजिए, मैं 1 साल सोच लूं कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने साइन कर दिया, भारत ने कहा कि अभी मुझे विचार करने दो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, हरि सिंह ने यह कहा भारत और पाकिस्तान से कि जरूरत की जो सामान है उसकी आवाजाही मत रोकिएगा, और फिर हमें डिसाइड करने दीजिए कि हमें क्या करना है। ऐसा इसने भारत और पाकिस्तान से कहने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा ठीक है भाई, तुम एक साल सोच लो। अब देखिए, जहां मैं भारत और पाकिस्तान का आपको दृष्टिकोण बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता था कि वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, इसलिए उसे यह लगता था कि यह क्षेत्र उसका होना चाहिए, क्योंकि वह एक मुस्लिम कंट्री है। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो अवधारणा आई थी उसमें जो के शब्द है वो कश्मीर को इंगित करता है, अर्थात इन्होंने पहले ही सोच रखा था कि ये क्षेत्र तो हमारा हो जाएगा, है ना। इन्होंने ऐसा सोच रखा था, और उसका कारण ये था कि पाकिस्तान चूंकि कहता था हम एक मुस्लिम कंट्री हैं और यह एक मुस्लिम क्षेत्र है, इसलिए इसको हमारे पास आना होगा। समझ में आए। अब भारत का क्या दृष्टिकोण था, भारत कहता था कि भाई हमें हिंदू और मुस्लिम से तो कोई मतलब है नहीं, हम हैं एक धर्मनिरपेक्ष संस्था, है ना, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, चूंकि वहां के लोगों का जो विचार होगा उसके हिसाब से हम इसको करेंगे, अर्थात वहां के लोगों के विचार जो होंगे उसके हिसाब से हम इसको शामिल करेंगे या पाकिस्तान में जाएगा। तो भारत का यह विचार था पहले, ठीक। पर देखिए हरि सिंह अभी भी क्लियर नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब यह होता है कि 15 अगस्त 1947 हो गया, देश दोनों आजाद हो गए, ठीक। लेकिन जम्मू कश्मीर ने अपनी कोई राय नहीं दी। पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई थी कि कैसे भी इसको शामिल करना है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को एक मुस्लिम कंट्री के तौर पे स्थापित करना चाह रहा था, है ना। तो पाकिस्तान ने यह सोचा कि भाई इसको कैसे शामिल किया जाए, है ना। तो इसके शामिल करने के लिए पाकिस्तान बहुत परेशान था। तो पाकिस्तान ने यह सोचा कि एक काम करते हैं, यहां पर कुछ लोगों को भेजते हैं, यदि यहां के वो खून खराबा करेंगे तो क्या होगा, लोगों का विरोध होगा और वहां के शासक के खिलाफ विरोध होगा, और बाद में वो मुस्लिम कंट्री से मिल जाएंगे, है ना, अर्थात धर्म के नाम सम्मिलित कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने ऐसा सोचा कि हम कुछ लोगों को यहां भेजते हैं। अब देखिए सीधे तो नहीं अपना हमला कर सकता था, सीधा तो करता तो पहला सवाल तो सीधा कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना थी और भारत की जो सेना थी, दोनों के सेना प्रमुख ब्रिटिश से थे,
ठीक है, और उन्हीं के अंडर पे थे, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि अभी मामला शांति से निपटे, किसी भी तरह का युद्ध ना हो। तो दोनों का सेना में कंट्रोल तो था नहीं, तो युद्ध नहीं हो सकता था। परंतु पाकिस्तान अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना इसको शामिल करना चाहते थे, तो ये सोचा कि यहाँ पर कुछ विद्रोहियों को भेज देते हैं या कुछ लोगों को भेज देते हैं, यहाँ के तोड़ फोड़ करेंगे और विद्रोह करेंगे और धर्म के नाम पे शामिल करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो यहाँ की जो जनता होगी वो शामिल करने की अपने आप को पाकिस्तान में विलय कर लेगी। ऐसा था विचार, ठीक। और इसी की शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत यहां से होती है कि यहां से भाई कबायली आते हैं, ठीक है, मेनली पाकिस्तान से भी होते हैं, कबायली विद्रोह जिसको कहते हैं, ठीक है, कबायली विद्रोह, ठीक। ये कब हुआ? 22 अक्टूबर 1947 से। अब समझिएगा, डेट आपको मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि एक सीरीज बने, डेट आपको ज्यादा याद नहीं करनी, ठीक है, केवल आपको अवधारणा समझनी है, ठीक। तो 22 अक्टूबर 1947 को यहां पर कबायलियों का हमला होता है। कहा तो ये जाता है कि कबायली एक ट्राइब से थे और वो इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यह हिंदू शासक है तो उसके साथ गलत होगा। ये आरोप लगा, है ना, कि ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। ये कहा कि यह एक स्वतः स्फूर्त है, अर्थात अपने आप से उठा है, जिसका कारण हरि सिंह की नीतियां थी। अब समझिएगा, चूंकि उस समय पुंछ जैसे एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पुंछ, ठीक है, यहाँ पर ये एक पुंछ एक क्षेत्र है, दिख रहा है, इस क्षेत्र में पहले से विद्रोह थोड़ी बहुत हो रहा था, है ना। यहाँ के कुछ लोग विद्रोह कर रहे थे हरि सिंह के खिलाफ, ठीक। तो पाकिस्तान ने यह खबर फैलाई कि कबायलियों ने स्वतः स्फूर्त आंदोलन किया है, पर चूंकि ये ट्राइब्स थे, है ना, और ट्राइब्स के बाद इतने अच्छे अस्त्र शस्त्र ट्रक, करीब 20,000 लोग थे और कई ट्रक थे, 100-200 ट्रक में लोग आ रहे हैं, ज़्यादा ही ट्रक हैं, तो भाई उनके पास ट्रक हथियार कहाँ से आए? तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो गया कि इसमें पाकिस्तान ने साथ दिया। अब ये हमला होता है, ये हमला जब होता है तो ये लोग तो पहले क्या सोच के आए थे? पहले ये सोच के आए थे, ठीक है, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, हमला यहीं हो रहा है, ठीक, उत्तर। तो ये लोग ये सोच के आए थे कि वहां के लोगों में एक विद्रोह की भावना भर देंगे और लोग वहां के विद्रोह करके भारत में पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएंगे। मेरी बात समझ आई? अब ये लोग बारामुल्ला में सबसे बुरा तोड़ फोड़ करते हैं, मतलब यहाँ रेप, चोरी, डकैती, इतनी भयावह घटना होती है कि लोग दहल जाते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, मैंने इस घटना को क्यों उल्लेख किया कि देखिए ये आए किस कारण थे? ये आए थे लोगों में धर्म के नाम पे, है ना, प्रेरित करने के लिए, पर यहाँ क्या करने लगे? ये चोरी डकैती करने लगे और अपना मेन उद्देश्य भूल गए, ठीक। ये बारामुल्ला आते हैं और बारामुल्ला में पूरा तहस नहस कर देते हैं बारामुल्ला को, ठीक। फिर बारामुल्ला से ये लोग उरी पहुंचते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, 22 अक्टूबर को हमला होता है और ये लोग 23-24 अक्टूबर को उरी पहुंच जाते हैं और जहां भी जा रहे होते हैं वहां सब कुछ खत्म कर दे रहे होते हैं। अब उरी जब पहुंच गए होते हैं, और आपको ये भी मैं बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने को पहले से ही जानकारी ये हो चुकी थी कि यहां पर हमला हो सकता है, तो उन्होंने पहले से ही कहा था कि शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दो। शेख अब्दुल्ला को क्यों रिहा कर दो? क्योंकि यह था कि शेख अब्दुल्ला वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात शेख अब्दुल्ला जो कहेंगे वहां के लोग वही करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो शेख अब्दुल्ला जब रिहा हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या हरि सिंह के साथ मिलके इस आक्रमण को रोक देंगे, ऐसा था। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये था, ये बार बार कह रहे थे, ठीक है। नेहरू जी ने वल्लभ भाई पटेल को भी ये चिट्ठी से लिख के कहा कि देखिए वहां की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही दुखद हैं और वहां स्थिति और भी खराब हो सकती है, ठीक। पर हरि सिंह नहीं माने और हरि सिंह क्या किए? हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को नहीं छोड़ा, ठीक। वही हुआ, फिर हमला हुआ। अब हरि सिंह श्रीनगर में आराम से रह रहे थे, लेकिन क्या हालत हो गई कि उरी तक पहुंच गई सेना कह रहा हूं कबायली, और जो विद्रोह कर रहे थे कि वो किसी को नहीं छोड़ते थे, अर्थात वो पहुंचते तो हरि सिंह को तो कोई वर्चस्व ही नहीं रह जाता, ठीक। तो जब उरी पहुंच गए तो अब हरि सिंह परेशान हुए और हरि सिंह के जो सेनापति थे वो थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह भी परेशान हुए, तो राजेंद्र सिंह ने कहा कि हरि सिंह जी बताइए अब क्या किया जाए? तो हरि सिंह ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ाई करेंगे, हमारी सेना बहुत अच्छी है। तो राजेंद्र सिंह ने समझाया कि भाई आपकी सेना में 50 से 60% मुस्लिम वर्ग है और मुस्लिम वर्ग
अगर धर्म के बहकावे में आ गया तो ये आपके खिलाफ बगावत कर देगा। तो हरि सिंह ने कहा ऐसे नहीं होगा, ये सब बहुत वफादार हैं, हम खुद चलते हैं। राजेंद्र सिंह ने उन्हें समझाया कि भाई तुम मत जाओ, तुम और बवाल करोगे, आधी सेना तुम्हारे पीछे रखनी पड़ेगी, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम सुरक्षित जगह पहुंचो, है ना। तो हरि सिंह को क्या किया, हरि सिंह को जम्मू भेज दिया, क्योंकि जम्मू दूर था, तो हरि सिंह को जहां जम्मू भेज दिया। मेरी बात समझ में आ रही। और साथ में दिल्ली में एक लेटर भेजा कि हमला हो चुका है, स्थिति बड़ी भयावह है, ठीक है। तो भाई अब यहां पर एक पुल था उरी से श्रीनगर के बीच में, मेरी बात समझिएगा। तो राजेंद्र सिंह ने इस पुल को तोड़ दिया। इस पुल को तोड़ने से क्या हुआ कि 2-3 दिन इनको समय ज़्यादा लग गया और वो श्रीनगर लेट पहुंचे। हालत ये थी, अब आप समझिएगा मेरी बात, ठीक है। इस पुल को तोड़ रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, वहां हरि सिंह जम्मू चले गए। अब इस स्थिति का जायजा लेने के लिए जब लेटर भेजा गया, तो इस स्थिति का जायजा लेने के लिए वीपी मेनन सीधे बाय फ्लाइट आते हैं श्रीनगर, है ना, क्योंकि उस समय केवल वायुयान ही एक ऐसा साधन था जो वहां तुरंत पहुंच सकते थे। तो वीपी मेनन यहां पर आते हैं, मेरी बात आपको समझ में आ रही। अब वीपी मेनन देखते हैं कि स्थिति तो बड़ी खराब है, ठीक। वीपी मेनन यहाँ का पूरा जायजा लेके वापस जाते हैं और वापस जाके वहाँ बताते हैं कि नेहरू जी से, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल है, वल्लभ भाई पटेल भी हैं, कि स्थिति बहुत खराब है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो नेहरू भी कहते हैं कि हमें मदद करनी चाहिए, और वल्लभ भाई पटेल भी इसके पक्ष में थे कि हमको वहाँ तुरंत मदद भेजनी चाहिए। पर जब मदद भेजने की बात हुई, चूँकि ये भी कह रहे थे कि मदद भेजो भाई, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भैया ये बताइए आप मदद किस बेस पे भेज रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि ये आपका तो हिस्सा है नहीं, है ना, क्योंकि उस समय तक तो भारत का ये भाग था नहीं। तो ये तो क्या हुआ, यदि आप यहां पर भेज रहे हो तो एक प्रकार से आप अंतरराष्ट्रीय युद्ध कर रहे हो। भाई आपका अगर हिस्सा होता तो हम ये कह देते कि आप अपने घर की रक्षा कर रहे हो, लेकिन ये क्या है, ये तो दूसरा क्षेत्र है ना। तो ये दूसरा क्षेत्र होने के कारण भाई आपके दायरे में नहीं आता। यदि आप यहाँ युद्ध करोगे तो ये अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा। और फिर माउंटबेटन को ये लग रहा था कि भाई अंतरराष्ट्रीय युद्ध अगर होगा तो ब्रिटेन की छवि खराब होगी, है ना। क्यों? क्योंकि उसी के ये क्षेत्र था, और ये होगा कि ब्रिटेन गया वहाँ अंतरराष्ट्रीय युद्ध होने लगा। या ये भी हो जाएगा कि उस समय दोनों के सेनापति क्या थे, दोनों के सेनापति ब्रिटेन के थे, और यदि दोनों के बीच में मान लो लड़ाई हुई तो ये हो जाएगा कि देखिए ब्रिटेन ही आपस में लड़ रहा हो, ब्रिटेन के संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, है ना। तो इस कारण सैद्धांतिक रूप से ये कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने कि भाई वो अपना क्षेत्र नहीं है और हम अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं कर सकते। अभी अभी आज़ाद हुए हो, अभी अभी युद्ध करोगे तो सब देश नाराज हो जाएंगे। तो भाई फिर कहा हरि सिंह से नेहरू जी ने कि एक काम करो, तुम पहले विलय कर लो, अर्थात तुम लिखित तौर पे दे दो कि तुम भारत के हिस्से हो, तब हम तुरंत सेना भेज के तुम्हें बचा लेंगे। अब देखिए आप समझिए, सेना उरी तक पहुंच चुकी है, ठीक है, 1-2 दिन का बस टाइम है, और जैसे ही वो श्रीनगर में पहुंचेगी, क्योंकि श्रीनगर बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था और इसका भी कब्जा कर लेती, ठीक है, सब कब्जा कर रहे थे ये पूरे क्षेत्र को। फिर तो वीपी मेनन भाई आए, तुरंत सारी कहानी वहानी बताई, इन्होंने तैयार हो गए साइन करने को। पर इन्होंने कहा कि हम केवल और केवल 3 मामलों में केंद्र सरकार को अर्थात दिल्ली को शक्ति प्रदान करेंगे, बाकी सभी मामलों में स्वायत्तता खुद रखेंगे, ठीक। इन्होंने केवल 3 मामले में अर्थात पूर्ण रूप से विलय नहीं किया। आप एक एक चीज को बस समझिएगा कहां से ये घटना बन रही है। इन्होंने केवल कहा कि हम रक्षा, संचार, ठीक है, और विदेश नीति, केवल इन 3 मामलों में ठीक है, केवल विदेश नीति, हम केवल इन 3 मामलों में आपको शक्ति देंगे, ठीक है। तो भाई नेहरू जी ने कहा ठीक है, तुम इन 3 मामलों में तो साइन करो। इन 3 मामलों में इसने साइन कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये उस समय की न्यूज़पेपर थी कि एक कटिंग है, ठीक है, कश्मीर एक्सीड टू इंडियन, अर्थात हरि सिंह ने विलय पत्र पे साइन कर लिया। ये एक विलय पत्र की देखिए कॉपी है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी महसूस होने लगे। ऐसे ही था, एक पेज और था
उसको नहीं हम लोग ने लगाया, ठीक है। तो ये देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू जम्मू कश्मीर, ठीक, ये लिखा हुआ। तो इस तरह साइन कर दिया और जम्मू कश्मीर आंशिक रूप से आप कह सकते हैं भारत में विलय हो गया। जैसे ही ये साइन हुआ, वीपी मेनन द्वारा ये पूरी प्रक्रिया की गई, तुरंत सेना को श्रीनगर भेजा जाता है, ठीक है। किताबों में तो इस तरह वर्णन है कि जो वायुयान थे, वायुयान की कुर्सियां हटा दी गई थी, फिर सेना को उसमें बैठाया गया था, साजो सामान लादा गया था कि जितनी जल्दी से जल्दी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेना पहुंच सके और उतना अच्छा होगा। हरि सिंह जी तो आ गए आराम से जम्मू कश्मीर में, पर वहाँ की जनता काफ़ी परेशान थी, ठीक है। फिर यहाँ पर 27 अक्टूबर को, चूंकि 26 अक्टूबर को ये साइन होता है आईओए, है ना, 26 अक्टूबर को, और 27 अक्टूबर को सेना श्रीनगर पहुंच जाती है। मेरी बात समझ में आई? सेना श्रीनगर पहुंच चुकी है और सेना ने किसी तरह श्रीनगर को बचा लिया, ठीक है। फिर बाद में सेना क्या करती है, सेना इनको भगाने का काम करती है, ठीक है, और अब इनको वापस पीछे की ओर धकेलती है। मेरी बात समझ में आई? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बच चुका होता है और अब सेना इनको पीछे की ओर धकेल रही होती है। इसी समय जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पे शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया जाता है। और आपको बता दूं कि शेख अब्दुल्ला जब रिहा होते हैं, अर्थात उसी समय जब युद्ध हो रहा होता है, तो सेना का भरपूर साथ देते हैं। तो ये कह सकते हैं शेख अब्दुल्ला, देखिए यहाँ जहाँ मैं आपको शेख अब्दुल्ला शब्द यूज कर रहा हूँ, वहाँ मान के चलिएगा वहाँ की जनता का भी प्रतिनिधित्व है, खासकर कश्मीर में, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए जैसे 2014-15 में मोदी जी थे ना, वैसे वहाँ शेख अब्दुल्ला जी थे, जो कहेंगे वही होगा। तो शेख अब्दुल्ला जी के कहने पे और भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, ठीक है, क्या करते हैं, इनको पीछे भगा रहे होते हैं, ठीक। चूंकि उस समय कई और घटनाएं भी हो रही होती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसी समय क्या होता है, उसी समय जूनागढ़ की एक घटना होती है। जूनागढ़ सुना, ठीक है। तो जूनागढ़ में क्या होता है, मैं बता दूं कि जूनागढ़ का जो शासक होता है वो मुस्लिम होता है और वो खुद को पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाह रहा होता है, ठीक। पर वहां की जनता हिंदू होती है, वहां का शासक तो शामिल भी हो गया होता है ना, वहां का शासक तो शामिल भी हो जाता है, पर वहां की जनता बगावत कर देती है। जब बगावत कर देती है तो वहां का शासक भाग जाता है, लेकिन बाद में कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए क्या है कि वहां का जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं, वहां उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था, जो मेन मुख्य होता था राजा के जस्ट नीचे, ठीक है। जैसे तो वो बुलाते हैं नेहरू जी को, और नेहरू जी मतलब पटेल जी को, और पटेल जी और नेहरू जी से कहते हैं कि भाई हमारे राजा तो भाग गए, ठीक है, लेकिन अब आप पूरी प्रक्रियाओं को करके जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लीजिए, ठीक। नेहरू जी और पटेल जी सोचते हैं कि भाई शामिल तो हो ही गया है, पर अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए क्या किया जाए कि और प्रामाणिकता देने के लिए जनमत संग्रह करवा लिया जाए, ठीक है। तो जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह में आपको पता ही है, जब सब हिंदू वहां पर है तो क्या होगा, भारत को ही पक्ष में आएगा वोट पूरा, है ना, पूरे के पूरे भारत के पक्ष में आए। इस तरह जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा के भारत में शामिल कर लिया जाता है। यह घटना कब की है, यह घटना 20 फरवरी 1948 के समय की है, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, भी आपको समझ में आएगा, ठीक है, जब मैं यहां समझाऊंगा। अब आप यहां देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने और नेहरू जी ने क्या कराया, जनमत कराया, ठीक, ये चीज समझिएगा। चलिए अब फिर इधर आते हैं। तो इधर क्या होता है, शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया जाता है, वो सेना के साथ मिलकर काम करते हैं, अर्थात लोगों को कबायलियों को भगा रहे होते हैं, ठीक है। भगाते भगाते क्या होता है, ठीक, भगाते भगाते दिसंबर आ गया। अब दिसंबर क्या, ठंडी का महीना, बात समझ आ रही, और दिसंबर में जब ठंडी पड़ने लगी तो इस क्षेत्र में युद्ध करना मुश्किल हो जाता है ना। तो अब ये हुआ कि युद्ध धीरे होने लगा। साथ ही में लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे और नेहरू जी इस मुद्दे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाते हैं। आप समझिएगा सबसे बड़ा इशू यही था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मेरी बात समझ आई?
जवाहरलाल नेहरू जी को ये लगता है, ठीक है, कि युद्ध में कुछ रखा है नहीं है, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, नेहरू जी का व्यक्तित्व क्या था, है ना, नेहरू जी का व्यक्तित्व थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर बहुत संवेदनशील था। वो बहुत आदर्श पुरुष टाइप के इंसान थे। उन्हें लगता था दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में अच्छा करो तो अच्छा होगा, है ना, नियमों में चलना चाहिए। तो ये सब उनका व्यक्तित्व था, ठीक। तो इसी व्यक्तित्व का क्या कारण था कि उन्होंने सोचा कि चलो इस मुद्दे को यूएनएससी ले जाएं और वहां पर ये मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक नई संस्था थी और नई संस्था के बारे में किसी को पता तो होता नहीं है, सब उसके क्या दूर के धोल सुहावने होते हैं, है ना। तो उन्हें लगा बड़ी आदर्श संस्था है, बड़ा अच्छा निर्णय देगी और कबायलियों को हटा देगी अपने आप, है ना, और इस तरह से कश्मीर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हरि सिंह ने तो साइन कर ही दिया है। तो ये मुद्दा कहाँ चला गया, यूएनएससी में। साथ में नेहरू जी ये भी बोल रहे थे, जब युद्ध चल रहा था, है ना, कबायलियों को भगाया जा रहा था, तो नेहरू जी ने ये भी सब जगह, कई जगह मतलब भाषण वाषण होते होंगे, बात हुई, तो ये भी कहा कि हम जनमत संग्रह करवाएंगे। देखिए अब ये उन्होंने क्या बोल दिया कि हम जनमत संग्रह करवाएंगे, तो लोगों के मन में उम्मीद हो गई, कश्मीर के मन में, जम्मू के मन में, कि भाई जनमत संग्रह होगा ही, है ना। तो क्योंकि नेहरू जी ने बोला, अब किसी को अगर उम्मीद दिखा दोगे, अब यहीं से आप समझिएगा, तो भाई क्या हुआ, लोगों के मन में उम्मीद हो गई कि जनमत संग्रह होगा, हम अपने विचार प्रकट करेंगे। तो अब आप दो मुद्दे समझिए, एक तो यूएनएससी में हम चले गए और दूसरा जनमत संग्रह के लिए हमने बोल दिया। अब देखिए ठंडी आ गई, युद्ध रुक गया और हम 30 दिसंबर को, या कहिए ठीक है 30 नहीं 31 दिसंबर को, हम 31 दिसंबर को यूएनएससी में चले गए, है ना। और यूएनएससी में जैसे गए तो मतलब यहाँ युद्ध रुक गया। जबकि उस समय जो वहाँ हमारी भारतीय सेना के सेनापति थे, वो बार बार बोल रहे थे कि सर थोड़ी और मौका दीजिए, इनको पूरी तरह से बाहर कर देते हैं। थिमैया जी थे उस समय, वो बार बार बोल रहे थे। पर चूंकि आपको पता है कि नेहरू जी का व्यक्तित्व कैसा था, ठीक है, ठंडी भी आ गई थी उस समय, तो इन सब कारण से कुछ चीजें, युद्ध रुक गई और साथ में यूएनएससी में मैटर चला गया। अब यही इसी बात में लोग कहते हैं कि नेहरू जी गलत थे, दो कारण से। एक तो ये मुद्दे को यूएनएससी क्यों ले गए, और दूसरा ये बात था कि भाई जनमत संग्रह के लिए क्यों बोला। बात समझ में आ रही। तो ये दो मुद्दों के कारण उन्हें होता है कि उनका विरोध होता है। अब हमें यहां समझना होगा कि क्या नेहरू जी गलत थे कि नहीं गलत थे, ठीक है। तो देखिए एक तो होता है कोई घटना, है ना, और उसके पीछे एक होता है इरादा, ठीक। तो समझदार लोग क्या करते हैं, घटने के आधार पे किसी को नहीं चेक करते, उसके पीछे क्या इरादा था, इसके आधार पे लोगों का मूल्यांकन किया जाता है ना। तो इरादा क्या था, अब ये देखते हैं। नेहरू जी ऐसा मानते थे कि जनमत संग्रह अगर होगा ना तो भारत में ही ये सम्मिलित होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसे कैसे भारत में सम्मिलित होगा, ठीक। अब क्यों हम जनमत संग्रह कराएं, जब विलय पत्र में साइन हो गया तो शामिल कर लेना चाहिए, ठीक। तो एक तरफ आप देखिए कि हमने जूनागढ़ में तो जनमत संग्रह कराया था और यहां पर हम केवल विलय पत्र से ले ले, तो फिर क्या होता, सवाल उठते कि यार ये कैसे दोहरे मानक यूज कर रहे हो आप। और एक तरफ तो हम लोकतंत्र की बात करते थे, है ना, और क्या उपनिवेशवाद से ही लड़ रहे थे, साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, किसी एक क्षेत्र पे वहां की जनता से पूछे बिना ही कब्जा कर ले रहे। तो ये भी सवाल उठता। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई ये एक तो यूएनएससी चले जाते हैं तो इन सब से बच जाएंगे, दूसरा मैटर है जनमत संग्रह भी करा लेंगे और जनमत संग्रह हमारी तरफ ही होगा। ऐसा क्यों था उनके मन में विचार, आप जानिए। ये था कि चूंकि ये क्षेत्र तो हिंदू क्षेत्र बहुसंख्यक है तो भारत में सम्मिलित होगा, ये तिब्बती बहुसंख्यक है तो ये भी भारत में सम्मिलित होगा, लेकिन जो मुस्लिम क्षेत्र है वो भी भारत में ही सम्मिलित होगा। क्यों, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जी थे। नेहरू जी को ये लगता था कि शेख अब्दुल्ला जी पाकिस्तान से तो चिढ़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो एक धर्म आधारित देश है, जबकि शेख अब्दुल्ला क्या थे, धर्मनिरपेक्ष, है ना, समानता पे बात करते थे ना, और लोकतंत्र पे बात करते थे। तो उनको ये लगा कि शेख अब्दुल्ला हमारे मित्र हैं और शेख अब्दुल्ला का कश्मीर में बहुत प्रभाव है। तो जब जनमत संग्रह होगा तो शेख अब्दुल्ला के प्रभाव के कारण सभी लोग भारत के पक्ष पे वोट देंगे। तो अब मेरी बात समझ में आई आपको।
ठीक है। तो उन्होंने ये लगा कि ये तो पक्ष अपना है ही है, ये भी पक्ष अपना है क्योंकि यहाँ बौद्ध बुद्ध लोग हैं, यहाँ हिंदू लोग हैं, और इस पक्ष पे शेख अब्दुल्ला का प्रभाव है, और शेख अब्दुल्ला चूंकि भारत के मित्र हैं इस कारण ये भी अपना होगा। तो उन्हें लगा कि भाई जब जनमत संग्रह हो जाएगा तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का भाग हो जाएगा, ऐसी उनके मन में विचार थी। अब आप समझ जाइए कि वो क्यों कह रहे थे। ठीक, साथ में यूएनएससी इसलिए गए थे, उन्हें लग रहा था ये नियम आधारित संस्था है, अर्थात सारा काम नियमों से करेगी, जब सही गलत का फैसला करेगी नियमों पे तो सही सही होगा, गलत गलत होगा। पर उनकी यह अवधारणा गलत हो गई क्योंकि यूएसए और यूके ने पाकिस्तान के समर्थन में बात कही। ठीक, इस तरह नेहरू जी को धक्का लगा और नेहरू जी ने खुद अफसोस प्रकट किया कि उनसे ये गलती हो गई। ठीक, युद्ध रुका हुआ है, ठीक, हमने 2/3 क्षेत्र अपना वापस ले लिया, मतलब जब 2/3 अपने पास है, 1/3 उनके पास है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा लेकिन आपको समझना है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये क्षेत्र अपना था, ये क्षेत्र उनका था। ठीक है, तो 1/3 क्षेत्र उनके पास था और बाकी हमारे पास था। अब यूएनओ में बात पहुंच चुकी है। ठीक है, शेख अब्दुल्ला सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इधर। ठीक है, हरि सिंह जम्मू में है, इस तरह की कुछ घटना थी। अब यूएनएससी में एक और आपको घटना बताऊं कि जब पूछा गया कि भाई भारत से और पाकिस्तान से क्या हुआ, तो भारत का पक्ष अच्छे से नहीं रखा गया क्योंकि उस समय कोई ऐसा नहीं था जो रख पाए, परंतु पाकिस्तान के वकील ने वहां का पक्ष बहुत अच्छे से रखा। जफरुल्लाह वकील थे वहां के, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पक्ष रखा और कहा कि जो कबायली हमला हुआ है ना वो हमने नहीं करवाया, वो हमला कैसे हुआ, जो सांप्रदायिक लड़ाइयाँ हो रही हैं पूरे भारत में उसी का एक भाग है। अर्थात जफरुल्लाह ने यह बता दिया कि जो कबायली हमला है वो हमसे किसी तरह से संबंधित नहीं है, ये क्या है, ये जो सांप्रदायिक घटना हो रही है ना ये उसी का एक हिस्सा है। इस तरह उसने पाकिस्तान का पक्ष मजबूत किया। साथ ही क्या हुआ आपको बताया कि यूके ने और यूएसए ने इसमें दिमाग लगाया और क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को, अभी देखिए बात किसकी हो रही है, जम्मू कश्मीर की, है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को भारत पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया ताकि आपस में दोनों, अब इनका यह था कि भाई वही था फूट डालो राज करो टाइप की एक मानसिकता होगी, यह था कि भाई दोनों लड़ेंगे तो हमारे अस्त्र शस्त्र बिकेंगे, कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों का क्या हुआ, दृष्टिकोण ये था और इन्होंने पूरी समस्या को ही बदल दिया। जो समस्या जम्मू कश्मीर का मुद्दा था उसको भारत पाकिस्तान का इशू बना दिया। अर्थात क्या, पूरी समस्या का गलत व्याख्या कर दी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं बहुत छोटा सा। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक रेप की घटना होती है, ठीक है, सबसे दुखद, जैसे मान लो कोई एक रेप की घटना हुई। ठीक, अब मान लो जो लड़की है, ठीक है, जो मान लो लड़की है वो किसी दूसरे धर्म की है और जो मतलब अपराधी है, ठीक है, वो मान लो किसी दूसरे धर्म का है। ठीक, अब ये घटना क्या है, यह एक सामाजिक समस्या है ना। इसमें क्या है, यह एक लैंगिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए इस मुद्दे को, है ना। अर्थात ये लैंगिक दृष्टिकोण से एक जनित समस्या है। लेकिन क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हैं इसको धार्मिक रूप दे देते हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना देते हैं। तो मेरी बात समझ में आई, समस्या क्या थी, एक लैंगिक स्वरूप की समस्या थी, लेकिन जेंडर संबंधित समस्या थी, पर हमने उसको क्या बना दिया, उसको हमने हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा ध्यान मूल समस्या से हटके दूसरी जगह चला जाता है। अर्थात जो समस्या है उस पर तो काम ही नहीं हो रहा और दूसरी चीजों पे बात होने लगती है। बात आपको तो ये क्लियर होगा, ये कई बार भारत में हाल ही के समय में हुआ है। ठीक है, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी फेसबुक या सोशल मीडिया में इस बहकावे में नहीं आएंगे। ठीक, क्योंकि जो धर्म का स्वरूप दे रहे हैं उनके कुछ निहित स्वार्थ है, पर आप तो समझदार हो। तो इस तरह यूके और यूएस ने पूरी तरह से स्वरूप बदल दिया। अब आपको समझ में आया कि हम यूएनओ गए, वहां क्या हुआ, नेहरू जी यूएनओ क्यों चले गए थे। ठीक है, प्लस जनमत संग्रह का जो
शिगुफा था वो नेहरू जी ने क्यों बोला होगा? क्योंकि उन्हें यह लग रहा था जब जूनागढ़ में किया है तो भाई यहाँ भी करना चाहिए। साथ में हम लोकतांत्रिक नए नए आदर्श, है ना, नए नए चीज़ों का शौक होता है, तो यही सब चीज़ें थी। इसी कारण नेहरू कुछ मामलों में गलत सिद्ध हुए और वो खुद भी अफसोस करते हैं। पर यहाँ आपको एक बात स्पष्ट पता होना चाहिए कि नेहरू जी का इरादा गलत नहीं था। हाँ, पर जो घटना हुई वो जरूर गलत हो सकती है, परंतु उनका इरादा गलत नहीं था। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब आप कई तरह के निर्णय लेते हो तो कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इसके आधार पे किसी व्यक्ति का इरादा को या उसके इंटेंशन पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर अब के अपने आते हैं। ठीक है, अब ठंडी था, फिर गई, फिर युद्ध हुआ, फिर पीछे थोड़ी गए, इतने में यूएनओ का आ गया डिसीजन। और यूएनओ ने क्या कहा? यूएनओ मतलब यूएनएससी ने एक प्रस्ताव पेश किया और क्या कहा? साथ में आपको ये भी बता दूं कि हमने जो यूएनएससी में एप्लीकेशन दायर की थी, है ना, मतलब जो हमने कहा था कि समस्या को सॉल्व करो, वो दो तरह से देखिए वहाँ अपनी समस्या भेजी जाती हैं। एक तो है चैप्टर 6, है ना, एक तो है चैप्टर 6 और एक है चैप्टर 7। अगर आप चैप्टर 7 के तहत भेजते हो तो जो भी फैसला आएगा उसको मानना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप चैप्टर 6 के तहत भेजते हो तो आप मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है। भारत ने समझदारी की कि इसके तहत भेजा था। अब देखिए मामला क्या हुआ, यूएनएससी ने फैसला दिया और जो फैसला दिया वो 3 चरणों पे दिया। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण क्या कहा कि पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, है ना, क्योंकि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को कब्जा लिया था, तो ये कहा कि पाकिस्तान अपनी सेना हटा ले। फिर क्या कहा कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक आयोग भेजा जाएगा और आयोग ये देखेगा कि क्या वास्तविक रूप से पाकिस्तान ने अपनी सेना हटा ली, और यदि आयोग ये प्रूफ कर देगा कि पाकिस्तान ने सेना हटा ली है तो फिर भारत भी अपनी सेना हटाएगा। क्लियर? पहला तो ये हो गया कि पाकिस्तान सेना हटाए, फिर एक आयोग जाएगा जो निष्पक्ष होगा, वो देखेगा कि भारत ने पाकिस्तान ने अगर सेना हटा ली है तो फिर भारत भी अपनी सेना हटाएगा। और इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद होगा जनमत संग्रह। क्लियर? ये होगा जनमत संग्रह। अब यही जनमत संग्रह ही सबसे बड़ा मुद्दा है, ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सेना हटाई नहीं। ठीक है, तो जब पहली शर्त पूरी नहीं हुई तो फिर दूसरी और तीसरी क्यों? पाकिस्तान क्या कह रहा था? पाकिस्तान बोल रहा था कि हम जो जनमत संग्रह तब राजी होंगे जब वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभाव से रहित होगा, क्योंकि उसे यह पता था कि शेख अब्दुल्ला का प्रभाव है और वो हिंदुस्तान की तरफ है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई पहले यहां पर शेख अब्दुल्ला जी का प्रभाव खत्म किया जाए, तब हम जनमत संग्रह या सेना को हटाएंगे। ठीक, साथ में पहले भारतीय सेना को हटाने को कहा, भारत ने कहा पहले तुम हटाओ, और ये मुद्दा आज तक बरकरार है। यहां तक आपको समझ में आया? देखिए इतनी घटना आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला चलते हैं। उसी समय की घटना है, क्या चल रहा, उसी समय जब सब मामला हो गया तो शेख अब्दुल्ला जी का प्रभाव तो और ज्यादा हो गया होगा। हरि सिंह जी बिल्कुल क्या हुए, अब भाई अब हरि सिंह सब तो यही कहेंगे ना कि तुम जब दिक्कत आई तुम तो भाग गए थे, तो हरि सिंह का प्रभाव बिल्कुल खत्म, लगभग। अब शेख अब्दुल्ला का प्रभाव पूरे क्षेत्र में बन गया। ठीक, और उसी समय आपको याद होना चाहिए कि 1949 का समय चल रहा है। ठीक है, और 1949 के समय में क्या हो रहा है? संविधान भी बन रहा है भारत का। ठीक है, भारत का संविधान भी बनाया जा रहा है, सबसे पवित्र काम चल रहा था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई जम्मू कश्मीर के मामले को भी यहीं पर समझा ले, है ना, अर्थात संविधान में उसके बारे में भी वर्णन कर दें। पर सवाल ये था कि जम्मू कश्मीर को लेके मुद्दा था कि 1/3 जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान के पास है और 2/3 भारत के पास है, अर्थात जम्मू कश्मीर की स्थिति बिल्कुल अलग थी। ठीक है, तो नेहरू जी, अंबेडकर जी, शेख अब्दुल्ला साहब, ठीक, सब बैठे होंगे, मीटिंग कुछ की होगी। ठीक, तो ये बात हुआ। सबसे पहले तो ये हुआ कि संविधान सभा में 4 मेंबर,
संविधान सभा में आपको पता ना कि रियासत के भी प्रतिनिधित्व करने वाले गए थे। तो जम्मू कश्मीर से 4 लोग संविधान सभा में आ गए। एक प्रकार से ये क्या है, आप समझिए, एक प्रकार से ये जम्मू कश्मीर के विलय को और प्रमाणिकता दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये रियासत भारत के संविधान सभा का पार्ट थी। और आपको पता ही है कि इन सब से क्या हुआ, ये और स्पष्ट हो गया कि भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये बात जिन्ना को और बुरी लगी। ठीक, मतलब पाकिस्तान को उस समय बुरी लग रही थी यही सब। अब पाकिस्तान में क्या समस्या थी कि जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा था उसको स्वाभिमान, ईगो का इशू बना लिया। वहाँ के हर लोगों में यही था कि कैसे भी जम्मू कश्मीर को लेना है। ठीक है, जबकि भारत में इतना उग्र रूप नहीं था। भारत में ये था कि भाई चलिए अभी विचार चल रहा है। नेहरू जी यही सोच रहे थे कि जनमत संग्रह होगा और हम आराम से ले लेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था शेख अब्दुल्ला अपने मित्र हैं, उनका व्यवहार है, मतलब प्रभाव है, अपना हो ही जाएगा। तो ऐसी कुछ चल रही थी उस समय कहानी। 1949 में क्या हुआ, संविधान सभा में 4 लोग आ गए, उसमें शेख अब्दुल्ला भी एक थे। ठीक, 3 लोग अन्य थे। अब ये था कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया जाए, है ना। अब समस्या ये थी कि जम्मू कश्मीर के बारे में कोई क्लियर नहीं था, क्योंकि आधा उधर, आधा 1/3 पाकिस्तान के पास, 2/3 इधर। तो इसके बारे में क्या प्रावधान कर दें भाई। तो ये कहा गया कि जब इसके बारे में अभी स्पष्ट स्थिति नहीं है, अर्थात स्पष्टता का अभाव है, तो एक काम करते हैं, ठीक, एक अस्थायी प्रावधान कर देते हैं। ठीक है, अस्थायी, ठीक है, अर्थात इसी संविधान में जम्मू कश्मीर के मामले में कुछ अस्थायी लिख देते हैं। ठीक है, और जब ये स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी तब उसको सही कर लेंगे। तो भाई कहा ठीक है। तो नेहरू जी ने इसका समर्थन कर दिया, और नेहरू जी ने जब इसका समर्थन किया, लेकिन अंबेडकर ने और पटेल ने इसका विरोध किया। पटेल जी और अंबेडकर जी ने विरोध किया 370 आर्टिकल को लेकर, इसी का कि भाई ऐसा कोई अस्थायी चीज नहीं होगी, संविधान है, इसमें सब कुछ स्थायी होगा, है ना। उन्होंने विरोध किया, लेकिन नेहरू जी का चूंकि प्रभाव था ही, और नेहरू जी ने कहा कि 370 के मामले में अंबेडकर जी से रिक्वेस्ट की कि इसका थोड़ी ड्राफ्ट तैयार कर दीजिए। अंबेडकर जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं तैयार करूंगा। जबकि देखिए पूरा संविधान अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट किया, लेकिन 370 को ड्राफ्ट नहीं किया, उसको ड्राफ्ट किया फिर आयंकर जी ने। ठीक है, ये भी एक संविधान सभा के सदस्य थे, और इन्होंने फिर 370, अब आ गई 370 की बात। क्या है आखिर 370, समझते हैं। 370 इन्होंने ड्राफ्ट किया। आपको पता होना चाहिए ये संविधान में भाग 21 में अस्थायी प्रावधान के तौर पे लिखा हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया कि अस्थायी क्या था और क्यों था। चलिए अब आगे आप चलते हैं, 370 पे बात करते हैं। ठीक है, अब 370 यही समझा दें क्या है। ठीक है, 370 देखिए, 370 क्यों था ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि उस समय पाकिस्तान के पास 1/3 था, भारत के पास 2/3 था, तो स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए किया गया। ठीक, हरि सिंह जी ने साइन किए थे, केवल 3 मामलों में भारत को पावर दी थी। और देखिए आपको मैं एक और बता दूं, जितनी भी रियासत थी लगभग सभी ने 3 मामलों पे ही दी थी। और चूंकि भारत क्या करता था, मतलब पटेल जी क्या करते थे, पहले प्यार से समझाते थे कि भाई 3 मुद्दे ही दे दो हमें, और जैसे ही वो 3 मुद्दे को तैयार होते थे तो बाद में पूरा सम्मिलित कर लिया जाता था। तो ऐसा कुछ दृष्टिकोण था, ऐसा वो काम कर रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में थोड़ी मैटर उलझ गया, यूएनएससी चला गया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, तो मुद्दा थोड़ी अलग था ये। 370 में क्या है मैं आपको ये बता दूं कि 370 में जम्मू कश्मीर के समय में संदर्भ में कुछ चीजें लिखी गई। अर्थात भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर से भविष्य में क्या रिश्ता होगा, अस्थायी तौर पे, बार बार बता रहा हूँ, अस्थायी तौर पे भविष्य में क्या रिश्ता होगा इसका वर्णन था। और बाद में ये सोचा कि जैसे स्थिति स्पष्ट होगी तो इसको सभी राज्यों की तरह ही कर दिया जाएगा। तो देखिए 370 में सबसे पहले क्या है कि ये कहा गया है कि जो पूरा भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 1, ठीक है, वह आर्टिकल 370 मात्र भारत पे लागू होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी देखिए उनको भरोसा दिला रहे हैं। नेहरू जी यही सोच रहे हैं बार बार कि शेख अब्दुल्ला जी का भरोसा ना टूटे, बस अगर उसका भरोसा टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। और शेख अब्दुल्ला जी भी अभी क्लियर नहीं कर रहे मैटर, है ना। और आपको ये भी बता दूं कि अब जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री जी के तौर पे आ गए हैं। ठीक है, हरि सिंह ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया है। ठीक, अब
एक प्रावधान तो ये हो गया, आर्टिकल 1 व आर्टिकल 370 ही मान्य होगा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, क्योंकि एक में तो कहा गया है, राज्यों के बारे में वर्णन किया है, हो गया, और 370 समझ रहे होंगे आप। साथ में इसमें यह भी कहा गया कि अब एक सवाल ये उठा कि कौन कौन से मामले में संसद कानून बना सकती है। ठीक, तो इसके मामले में ये कहा गया कि रक्षा, विदेश संबंध व संचार के मामले में संसद जम्मू कश्मीर से विमर्श करेगी, है ना। कौन कौन से कानून बना सकती है, तो जो 3 इशू थे उसके संदर्भ में विमर्श करेगी, है ना, और विमर्श करके कानून बनाएगी। ठीक, परंतु अन्य विषयों में जम्मू कश्मीर से क्या करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर से हमको कंसल्टेंट नहीं करना पड़ेगा, मतलब उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। आप अगर साधारण शब्दों में बताएं तो उसकी सहमति लेनी पड़ेगी, सहमति। अब आप मेरी बात समझिएगा, क्या कहा कि संसद किस मामले में कानून बना सकती है, तो ये कहा, थोड़ी समझिएगा, टेक्निकल है लेकिन आ जाएगा समझ में तो बहुत मजा आएगी। ये कहा कि जो 3 मैटर है, ये 3 कौन कौन से, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और संचार, कनेक्टिविटी, इन 3 मामलों में, चूंकि ये 3 मामले विलय पत्र के तहत दे दिए थे भारत को, तब भी ये कहा कि जब इसमें बनेंगे ना कानून, तब भी जम्मू कश्मीर से विचार विमर्श करना होगा केवल। ठीक, लेकिन इनके अलावा किसी भी मामले में कोई भी कानून तभी बनेगा जब सहमति हो जाएगी। ठीक, तो संसद को क्या हुआ, संसद को कानून बनाने का जो अधिकार था वो इन 3 मामलों में तो था विमर्श करने के बाद, बाकी मामलों में सहमति के बाद था। क्लियर। फिर एक इशू ये आया कि संविधान का कौन सा भाग, संविधान का कौन सा भाग भारत में, सॉरी, जम्मू कश्मीर में लागू होगा। तो इसमें भी यही कहा कि इन 3 के मामले में, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कनेक्टिविटी, इन 3 के मामले में तो राष्ट्रपति जी के आदेश से हो जाएगा, लेकिन बाकी के मामले में सब सहमति लेनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें भी यही कहा कि 3 के मामले में विमर्श और बाकी के मामले में सहमति। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक, तो इस तरह ये हुआ। साथ में ये भी कहा गया 370 में, ठीक, 370 में ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान सभा का होगा, है ना, एक संविधान सभा बनेगी और जो जम्मू कश्मीर के लिए संविधान बनाएगी। ठीक, ये भी कहा गया। और क्या कहा गया, और एक वर्णन ये किया गया कि 370 को कैसे हटाया जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण यही है ना, 370 को कैसे हटाया जाएगा। तो ये कहा गया कि 370 को हटाने का क्या प्रक्रिया होगी, राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से, असेंबली से, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से अनुशंसा पाकर एक आदेश निकालेंगे और 370 खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आया 370 क्या है। 370 एक अस्थायी प्रावधान था, समझिएगा, जिसने जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा स्वायत्तता दी, है ना, बहुत ज़्यादा स्वायत्तता। ठीक है, क्यों दिया आपको पता ही है कि हम चाह रहे थे कि अभी शेख अब्दुल्ला जी का क्या बना रहे, भरोसा बना रहे, है ना। अब बाद में फिर समझेंगे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्वायत्तता दी, ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा स्वायत्तता दी। और क्या किया, पहले तो ये कहा कि संविधान का केवल 1 और 370 भाग इस पर लागू होगा। फिर कहा कि संसद जो कानून बनाएगी, ठीक है, यदि कानून का संबंध रक्षा, विदेश और संचार से है तो सहमति के आधार पे काम होगा, सॉरी, विमर्श के आधार पे काम होगा। बाकी विषयों में सहमति लेनी होगी जम्मू कश्मीर से। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद, है ना, या संविधान के किस, सॉरी, अनुच्छेद कह रहा हूं, संविधान के कौन कौन से विषय सूची थी ना जो, तो कौन कौन से विषय में पावर है, तो क्या कहा कि
वही रक्षा, संचार और विदेश के संबंध में तो जम्मू कश्मीर से सहमति लेनी होगी, लेकिन बाकी के संदर्भ में सॉरी मैं बार बार इसमें गलत कर रहा हूं, मैं स्पष्ट आपको बता दूं, ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है बार बार। ठीक, इसमें क्या था 370 को, ठीक है, पहला प्रावधान केवल एक व 370 का आर्टिकल लागू होगा। ठीक है, दूसरा प्रावधान हमने कहा संसद, ठीक है, क्या डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन पॉलिसी के मामले में विमर्श करके कानून बनाएगी। ठीक है, बाकी के मामले में सहमति लेनी होगी। ठीक, किससे? जम्मू कश्मीर से। दूसरा फिर हमने कहा, तीसरा हमने ये कहा कि जो विषय होते हैं ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, है ना, जो संविधान में वर्णित है, तो उसके मामले में भी हमने क्या कहा, उसके मामले में भी हमने यही कहा कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी व कम्युनिकेशन के मामले में तो भाई विमर्श होगा। ठीक है, लेकिन बाकी मामलों में सहमति होगी। ठीक है, और यह भी था कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो जम्मू कश्मीर के पास रहेंगी, बाकी संदर्भ में तो केंद्र के पास है, लेकिन यहां यह था। साथ में यह कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान सभा बनेगी, और साथ में यह कहा कि 370 को हटाने के लिए संविधान सभा की अनुशंसा के आधार पे राष्ट्रपति एक आदेश निकालेंगे और 370 खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा कहा गया। ठीक, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो मुद्दा चल रहा था 1949 के समय। साथ ही 1949 के बाद क्या हुआ कि अब 1949 के बाद देखिए क्या होता है। ठीक है, शेख अब्दुल्ला मेन रोल में आ जाते हैं। क्योंकि शेख अब्दुल्ला की हरी सिंह से बिल्कुल पट नहीं रही होती है, तो शेख अब्दुल्ला क्या करते हैं, हरी सिंह को विदा कर देते हैं। ठीक है, और हरी सिंह की जगह कर्ण सिंह, उनके लड़के को, ठीक है, कर्ण सिंह उनके लड़के को सदर रियासत बना देते हैं, अर्थात वहाँ का मेन बना देते हैं। अब उनको ये लग रहा था जो छोटा बच्चा है कोई दिक्कत नहीं, उस समय कम उम्र का ही थे बिल्कुल, तो इसको वहाँ का प्रमुख बना देते हैं। शेख अब्दुल्ला को ऐसे लगा कि अब मेरा ही रोल होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ये छोटा भी है, ज़्यादा बोलेगा नहीं, है ना, और मैं आराम से अपना काम कर पाऊंगा, ऐसा शेख अब्दुल्ला को लगा, और होता भी ऐसे ही है। तो शेख अब्दुल्ला क्या करते हैं, भूमि सुधार शुरू करते हैं। ठीक है, या मान लीजिए, ठीक, जम्मू कश्मीर में वही लोकतंत्र समानता लाने के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले वहां काम करते हैं भूमि सुधार। तो भूमि सुधार के अंतर्गत क्या करते हैं कि भाई जो जिसके पास ज़्यादा भूमि थी, अर्थात जमींदार थे, उनसे लेके जो गरीब थे उनको बांट रहे होते हैं। पर एक ये होता है फिनोमिना कि जम्मू कश्मीर में लगभग समानता जमींदार हिंदू थे, है ना, तो जो जमींदार थे वो हिंदू थे। तो जब और जितने भी किसान वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, वो क्या था, मुस्लिम था। क्योंकि आपको पता ही होगा वहां पर ये क्यों था, क्योंकि वहां मुस्लिम, क्योंकि वहां हिंदू शासक थे और बड़ी बड़ी नौकरियों में हिंदुओं को पद देते थे, तो वही प्रभुत्वशाली थे। ठीक, तो जमींदार सारे क्या थे, हिंदू थे, और जो किसान वर्ग था मेनली वो मुस्लिम था। तो जब भूमि सुधार होगा तो क्या होगा, इससे लेकर ये ऐसे होगा, है ना, अर्थात जमींदार से भूमि लेके किसानों को दिया जाएगा। पर वो नजर कैसे आ रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि हिंदुओं से जमीन लेकर मुस्लिमों को दी जा रही है, कुछ ऐसा रंग आ रहा होगा। समझ में आ रही बात को? ठीक है, तो अब जो हिंदू जमींदार थे उनको तो विरोध करना था, उन्होंने इसको धार्मिक मुद्दा बना दिया। ठीक, और आपको ये बता दूं कि ज्यादातर हिंदू जम्मू के थे, तो जम्मू में शेख अब्दुल्ला के खिलाफ एक विरोध शुरू होना चालू हो गया। बात समझ में आ गई? जब जम्मू में भूमि सुधार हुआ तो वहाँ के हिंदुओं से जमीन लेके मुस्लिम किसानों को दिया जा रहा था। क्योंकि अब देखिए इसका कारण दूसरा था, शेख अब्दुल्ला जी समाजवादी थे, तो उनकी ये विचारधारा थी कि संपत्ति का पुनर्वितरण करें, परंतु स्वरूप अलग हो गया उसका, और वहाँ पर एक नया विरोध शुरू होता है। मेरी बात समझ में आ रही? अब जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमें भारत से पूर्ण विलय चाहिए, साथ में ये पूर्ण विलय की मांग भी करते हैं।
ठीक है, इन्हें ये लगता है कि यहाँ शेख अब्दुल्ला जी हैं, इस कारण हमारे साथ गलत होगा, है ना। और पाकिस्तान में जाएंगे तो भी गलत होगा। तो इन्हें ये लगा कि यदि भाई स्वतंत्र हो गए पूरी तरह से तो शेख अब्दुल्ला नहीं जीने देंगे, पाकिस्तान में मिल गए तो पाकिस्तान नहीं जीने देगा, क्योंकि हम सब हिंदू हैं, इसीलिए हमें भारत में जाना है। तो जम्मू के लोग भारत में पूर्ण विलय की मांग करने लगे। अब समझिएगा 1950 से कहानी दूसरी बन रही है, ठीक है। अब वहां पर जम्मू में एक नया विरोध शुरू हो गया जो सांप्रदायिक रूप का था। अब ठीक है, ये वहां की एक जम्मू प्रजा परिषद बनी, ठीक, और वो जो इसका नेतृत्व कर रही थी वो क्या कह रही थी कि हमें भारत में पूर्ण विलय करना है। अब एक कहानी और बनती है कि शेख अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर बहुत चिंतित थे, तो इन्होंने कहा कि इनका एक झंडा भी होगा, ठीक है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा था, कहा कि यही जम्मू कश्मीर का झंडा होगा। जब ये बात आ गई कि जम्मू कश्मीर का झंडा होगा तो ये लोग और डर गए, जो ये वर्ग था प्रजा परिषद वाला, ठीक, ये लोग, और इनके मन में एक डर पैदा हो गया। जब ये डर हो गया तो इन्होंने क्या किया, सीधे हिंसा करना शुरू किया। अब देखिए क्या होता था कि जहां जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अपना झंडा लगाते थे वहां पर ये लोग पहुंचते थे, जो लोग जम्मू कश्मीर में हिंदू वर्ग विरोध कर रहा था और पूर्ण विलय की मांग कर रहा था, ये लोग पहुंचते थे और उस झंडे को हटाते थे और वहां भारत का झंडा लगा देते थे। फिर वहां पुलिस आती थी, क्योंकि पुलिस किसके कंट्रोल में थी, शेख अब्दुल्ला जी के कंट्रोल में थी, तो पुलिस क्या करती थी, उनको गिरफ्तार करती थी। तो ये एक नया आंदोलन वहां पर शुरू हुआ जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। अब इसका स्वरूप थोड़ी थोड़ी सांप्रदायिक भी है, और इसी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जुड़ गए, ये ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जुड़ गए और इन्हीं ने कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, है ना। अर्थात 2 प्रधान, उनको भी प्रधानमंत्री कहोगे, यहां भी प्रधानमंत्री नहीं चलेगा। 2 निशान अर्थात एक भारत का झंडा भी कहोगे और एक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं चलेगा। साथ में कहा 2 संविधान, ये भी नहीं चलेगा, है ना। अब देखिए 1951 में क्या हुआ, वहां की संविधान सभा गठित हो गई, है ना। वहां की संविधान सभा जब गठित हो गई तो काम करने लगी हो। साथ ही में जम्मू के लोग परेशान, ये आंदोलन कर रहे, जम्मू के लोग क्या हो गए, बहुत परेशान हो गए, ये आंदोलन कर रहे, ये आंदोलन क्या कर रहे हैं कि पूर्ण विलय कर दो, ठीक है। इस तरह अब आंदोलन जम्मू कश्मीर में आंतरिक रूप से एक सांप्रदायिक बवाल शुरू हो गया। अब इसमें क्या हुआ, इसने कहीं ना कहीं शेख अब्दुल्ला के अंदर एक अलग दृष्टिकोण पैदा किया, ठीक, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध, तो शेख अब्दुल्ला के अंदर कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका प्रभाव कम हो रहा है। अब बात समझिएगा, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष होने का ये मतलब है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति रहे, किसी भी धर्म का रहे, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, है ना। और शेख अब्दुल्ला जी यही कहते थे, पहले शेख अब्दुल्ला यही कहते थे कि चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, देश है ना, और जम्मू कश्मीर में चाहे फिर मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात जम्मू कश्मीर के साथ गलत नहीं होगा, ये था। परंतु अब जब जम्मू के लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया और शेख अब्दुल्ला जी के मन में क्या आने लगा, और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत बड़ा साथ दे रहे थे, एक तरफ तो ये भी सही थे, ठीक है, इनका अपना विचार था और शेख अब्दुल्ला का अपना विचार, ठीक। देखिए इसमें कोई मेरे विचार नहीं है, मैं केवल उनके विचार आपको बता रहा हूं जो जो उनके मन में चल रहा था, ठीक। तो आप इसको मेरे विचार मत समझिएगा, मैं अपने विचार बिल्कुल लास्ट में दूंगा। तो इस तरह क्या हुआ, इनके शेख अब्दुल्ला जी के मन में क्या हुआ कि अब एक डर पैदा होने लगा कुछ ऐसा हुआ कि अब उनके मन में ये लगने लगा कि भाई धर्मनिरपेक्षता कुछ समय रहेगी फिर खत्म हो जाएगी और जम्मू कश्मीर वालों के साथ गलत हो सकता है। लेकिन एक तरफ उनके मन में नेहरू जी के लिए भरोसा भी बहुत था और वो ये कहते थे नेहरू जी से कि जब भी जिस दिन सांप्रदायिकता की कब्र में डाल दोगे सांप्रदायिकता को, उस दिन हम आपसे पूर्णतः विलय कर लेंगे, अर्थात उसी दिन हम आपके पूर्ण विलय हो जाएंगे। अब ऐसा था, और देखिए अभी जनमत संग्रह का तो चल ही रहा है, लोगों के मन में है ना, ये कहानी चल रही है, कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने की कोशिश करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
अब इस तरह जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक चीज होने लगी। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि तुम्हारा अलग झंडा हो अलग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा हम सीधे जम्मू कश्मीर आएंगे और वहां पर अपना विरोध दर्ज करेंगे। ये आए और इनको जेल में डाल दिया, क्योंकि वहां शेख अब्दुल्ला की सरकार थी। ठीक है, इनको जब जेल में डाला गया तो जेल में इनकी मृत्यु हो गई। और जेल में जब इनकी मृत्यु हो गई तो भाई फिर पूरे भारत में बवाल होना शुरू हुआ, है ना। और जब पूरे भारत में, मतलब दिल्ली में स्थिति थोड़ी खराब हुई, पश्चिम बंगाल में जहाँ की ये थे वहाँ स्थिति खराब हुई, और जो विरोध होने लगा वो सांप्रदायिक स्वरूप का होने लगा। इस कारण शेख अब्दुल्ला जी को अब ये लगने लगा कि शायद नेहरू का व्यक्तित्व भी सांप्रदायिकता को रोक नहीं पाएगा। इस तरह शेख अब्दुल्ला की अब जो भारत के समर्थन में नीति थी वो बदलने लगी। यहां से टर्निंग पॉइंट आता है, अब समझिएगा। अब क्या होता है, अब शेख अब्दुल्ला जी क्या कहने लगे, ये कहने लगे कि अब हम सीधे नहीं बोलते थे, ठीक है, जो भी उनसे मिलने आता था, प्रमुख बड़े बड़े लोग मिलने आते थे भाई, कभी कोई पत्रकार यूएसए का, कभी कोई पत्रकार यूके का, तो उनसे ये बात करते थे। तो जब बात करते थे तो इनकी बात से स्पष्ट होने लगा कि ये अब स्वतंत्र होने के विचार में हैं, अर्थात ये अब ये चाह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हों। ठीक, 1952 अभी इनके मन में एक विचार चल रहा है। ठीक है, तो ये 1952 के आसपास इनके मन में ये विचार आने लगा। साथ में इन्होंने क्या किया, अभी हल्का सा विचार होगा दिमाग में, ठीक है, लेकिन तब भी इन्हें नेहरू पे भरोसा था। इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया 370 बन चुका है, अस्थायी हो चुका है। इन्होंने कहा कि एक काम और करते हैं, नेहरू जी से कहा हम और आपस में मिलते हैं। तो ये है शेख अब्दुल्ला और ये नेहरू जी। तो इन्होंने कहा कि दोनों लोग मिलके आगे डिसाइड कर लेते हैं क्या होना है, कैसे आगे भारत और जम्मू कश्मीर का संबंध रहेगा, कैसे हमारे ऊपर आपकी नीतियां काम करेंगी, इस तरह इन्होंने कहा। ठीक है, तो इसी को कहा दिल्ली एग्रीमेंट। यही है दिल्ली एग्रीमेंट। तो दिल्ली एग्रीमेंट में इन्होंने प्रावधान किए कि जम्मू कश्मीर और भारत के कैसा संबंध रहेगा। मेरी बात समझ आई। अभी देखिए इन्होंने डिसाइड किया कैसा संबंध रहेगा, है ना। तो उसके लिए दिल्ली एग्रीमेंट किया गया। इन्होंने कई तरह की उसमें मांग रखी थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू क्या हो रहे थे, एक प्रकार से आप ये मानिए कि जवाहरलाल नेहरू बस बर्दाश्त कर रहे थे कि ठीक है तुम एक बार शामिल तो हो जाओ पूरी तरह। ठीक, तो शेख अब्दुल्ला जी ने उनसे कई तरह की डिमांड रखी कि भाई हमें पावर दो कि हम अपने यहाँ के निवासियों की परिभाषा डिफाइन करेंगे, प्लस अपने निवासियों के संदर्भ में हम विशेष प्रावधान करेंगे। तो इस तरह कई चीज़ें, जैसे इन्होंने ये भी कहा कि भाई जनमत संग्रह तो कराना ही कराना है, लेकिन मान लो वहाँ अन्य राज्यों के लोग आके रहने लगे तो वहाँ की जनसांख्यिकी बदल जाएगी और जनमत प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे पावर दो कि हम वहाँ पर जनसांख्यिकी परिवर्तन को भी रोक सकें। ऐसा तो ना हो कि बिहार के सब लोग चले जाएं फिर बाद में जनमत संग्रह हो तो फिर कोई सोचना ही नहीं। तो ऐसा कुछ कुछ शेख अब्दुल्ला जी ने डर व्यक्त किया और इसी के आधार पे उन्होंने दिल्ली एग्रीमेंट किया। और नेहरू जी भी, मैं आपको नेहरू जी की भी मानसिकता बता रहा हूँ क्या चल रही है। नेहरू जी यही सोच रहे हैं कि बस किसी तरह दोस्त है अपना, बाद में तो शामिल होना ही है, चलो ये भी तैयार। तो उन्होंने दिल्ली एग्रीमेंट में साइन कर दिया और दिल्ली एग्रीमेंट होता है इन दोनों की दिशा तय होती है। मेरी बात समझ में आई। 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हो गया, लेकिन 1953 तक शेख अब्दुल्ला जी अलग होने का पूरी तरह से विचार करने लगे। अर्थात शेख अब्दुल्ला जी जो भाषण भी देते थे कश्मीर में, उसमें भी कहीं ना कहीं ये आने लगा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ये खुद को पूरब का स्विट्जरलैंड अपने आप मानने लगे और ये कहने लगे जैसे पश्चिम में स्विट्जरलैंड है ना, एक छोटा सा जगह जो पर्यटन के लिए बहुत फेमस है, बहुत शांति प्रिय है और कभी कोई युद्ध नहीं करती, इसी तरह हम भी यहाँ रहेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच में रहेंगे, पर्यटन के तौर पे फेमस होंगे। तो इन्होंने एक नया सपना देखना चालू कर दिया। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि इनके पास एक अमेरिकी पत्रकार आए थे, उन्होंने इनको सांत्वना दी कि जब आप अपने आप को टूरिस्ट प्लेस बना देंगे तो इसमें बहुत सारे अमेरिकी पर्यटक आएंगे और आपको कभी आर्थिक रूप से दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ऐसा सपना दिखाया होगा अब्दुल्ला जी को, ऐसा लिखा है किताबों में। ठीक है, रामचंद्र गुहा जी की किताब इस मामले में पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो इस तरह नेहरू जी को एक सपना नेहरू कह रहा हूँ, अब्दुल्ला जी को एक सपना दिखा दिया और अब्दुल्ला जी की भाषा में भी परिवर्तन आ गया। और अब नेहरू जी सर में हाथ रख के यही कह रहे थे
कि यार इस पे भरोसा किया और ये किस तरह का इंसान निकल गया, है ना। नेहरू जी बहुत तनाव में रहने लगे इसी कारण। नेहरू जी जब अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित को लेटर लिखते थे तो उसमें बार बार यही बोलते थे कि शेख अब्दुल्ला जी का व्यवहार बिल्कुल अलग हो रहा है। ठीक है, आप पढ़िएगा लेटर या किताब पढ़िएगा तो उसमें भी वर्णन है। इस तरह 1953 में जब उनका दृष्टिकोण बदलने लगा और कहा जाता है कि एक प्रकार से ये घोषणा ही करने वाले थे कि जम्मू कश्मीर अब अलग होगा, तभी हमारे खुफिया विभाग ने ऐसा है जानकारी कि खुफिया विभाग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या किया, आपस में थोड़ी विवाद कराया ताकि थोड़ी फूट डाली इनमें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब फूट पड़ी तो थोड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हुआ, तो शेख अब्दुल्ला थोड़ी कमजोर हुए। साथ ही क्या किया कि कर्ण सिंह ने, देखो उस समय कर्ण सिंह बच्चे थे जब बनाए गए थे, पर कर्ण सिंह ने क्या किया, कर्ण सिंह ने, चूंकि ये एक प्रकार से जैसे राष्ट्रपति होते हैं वैसे वहां के ये भी राजा टाइप थे, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेख अब्दुल्ला को निष्कासित कर दिया 1953 में। अब समझिए आप मेरी बात, अर्थात 1953 में इनको प्रधानमंत्री के पद से बरी। शेख अब्दुल्ला को जब सुबह पुलिस पकड़ने पहुंची तो शेख अब्दुल्ला ने यही बोला कि भाई जिसको मैंने बनाया है ना, आपको पता होगा ना कर्ण सिंह को तो उन्हीं ने बैठाया था, तो कहा जिसने मुझे बनाया है वो कैसे ये कर सकता है। तो वहां की पुलिस बोली कि अब हो गया, और साथ में ये भी है कि आपको जेल भी चलना है, केवल हटाया नहीं जेल भी चलना है। तो 1953 को उनको जेल हो गई और ये लगभग ये मान के चलिए 1973 तक उनका जीवन जेल में रहा। जेल का मतलब उनको बंद रखा गया, ठीक है, ताकि फोन ना कर पाए, लोगों से मिल ना पाए, ताकि जम्मू कश्मीर में कोई बवाल ना हो, ठीक। और ये भी कहा जाता है कि कर्ण सिंह ने जो काम किया वो जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पे किया। सवाल ये उठता है कि अब दोस्ती पे बवाल हो गया, पर क्या करें, ठीक है, राष्ट्रभक्ति पहले, ठीक है। तो इस तरह शेख अब्दुल्ला जी की विदाई हो गई। उसी संबंध में आगे क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला अरेस्टेड। देखिए उस समय की न्यूज़पेपर में ये था, ठीक है, उस समय की न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है। शेख अब्दुल्ला जी अब अरेस्ट हो चुके हैं और क्या किया, अब 1954 में एक और घटना होती है, ठीक है। 1954 में राष्ट्रपति जी एक ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति आदेश आता है एक, ठीक है, राष्ट्रपति आदेश, ठीक है, जिसके तहत संविधान में 35A की स्थापना की जाती है। ये दिल्ली एग्रीमेंट को ही लागू करने का एक तरीका था, है ना। क्योंकि 370 से आपको पता ही है कि इनको विशेष स्वायत्तता मिली थी जम्मू कश्मीर को, उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, क्योंकि वहां मैंने बताया ना राष्ट्रपति के आदेश का, तो उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 35 से एक प्रावधान बनाया गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ये संविधान में कहाँ लिखा है, तो ये संविधान में कहीं नहीं मिलेगा आपको, संविधान के अपेंडिक्स में मिलेगा, ठीक है। जो मूल संविधान है उसमें सीधे 35 के बाद 36 आएगा, ये 35A नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कभी आप परेशान ना होइएगा, इसलिए मैं बता दूं। साथ में 35A में क्या है, देखिए 35A संविधान में स्थापित किया गया, अर्थात और किससे किया गया, राष्ट्रपति आदेश से। जबकि भारतीय संविधान में एक प्रक्रिया है कि अगर संविधान में कोई भी परिवर्तन किया जाएगा तो संसद के माध्यम से किया जाएगा। तो इसको क्या, जबकि ये क्या हुआ है, राष्ट्रपति आदेश से हुआ है, तो इसी को बोलते हैं संवैधानिक धोखा, है ना। एक प्रकार से इसको संवैधानिक धोखा बोलते हैं कि क्या है ये संविधान की प्रक्रियाओं के तहत नहीं किया गया, ये संविधान की प्रक्रियाओं के तहत नहीं किया गया, गलत, इसका विरोध होता है इसी कारण, क्योंकि संविधान में संशोधन तो संसद करती है, राष्ट्रपति ने कैसे एक बिल्कुल नया प्रावधान स्थापित कर दिया, ये तो हो गया। अब 35 से समझते हैं क्या है। 35 से वहां के विधानमंडल को ये अधिकार देता है कि वो स्थायी निवासी की परिभाषा गठित मतलब बनाएंगे, अर्थात जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है ये खुद डिसाइड करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों, हर राज्य में तो ऐसा नहीं होता, केवल निवासी की परिभाषा होती है, यहाँ स्थायी निवासी का क्या प्रावधान है। तो जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के स्थायी निवासी होते हैं उनको वोट देने का अधिकार है, उनको संपत्ति खरीदने का अधिकार है,
उनको वहाँ के छात्रवृत्ति पाने का अधिकार है, वहाँ नौकरी पाने का अधिकार है। तो समझ गए अब, जबकि अन्य निवासियों को कोई अधिकार नहीं है। आप यूपी के निवासी अर्थात भारत के नागरिक हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी नहीं हो, तो आपको वहाँ वोट डालने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई आपको? अगर वहाँ के जब स्थानीय स्वशासन के चुनाव होंगे ना, तो आप वोट नहीं डाल सकते, वहाँ नौकरी नहीं कर सकते, आप वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। क्लियर? ठीक। प्लस इसी के तहत ये भी हो गया 35A के तहत कि जो भी भारतीय संसद फंडामेंटल राइट देगी वो वहाँ के लोगों में अप्लाई नहीं होगा, वहाँ के लोगों के अपने राइट्स होंगे। क्लियर? तो इस तरह आप क्या कह सकते हैं कि 35A के तहत जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी की डिफिनीशन कौन तय करेगा? वहाँ का विधानमंडल। तो वहाँ के लोगों को देखिए अब और स्वायत्तता मिल गई, और इसी का प्रयोग करके वहाँ के विधानमंडल ने स्थायी निवासी की डिफिनीशन तय की। साथ में यह भी तय कर दिया था कि यदि कोई कश्मीर की महिला भारत के किसी नागरिक से शादी करती है ना, किसी अन्य नागरिक से जो कश्मीर का निवासी नहीं है, तो जब शादी करेगी तो उस महिला के भी संपत्ति के अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसी कारण 35A को यह कहा जाता है कि यह महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। अर्थात कश्मीरी पुरुष जब किसी अन्य भारतीय महिला से शादी कर लेगा तो उसके संपत्ति के अधिकार नहीं खत्म, लेकिन जब महिला शादी कर लेगी तो खत्म, महिलाओं के बच्चों को कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये कहा गया कि ये कश्मीर की महिलाओं के साथ गलत हो रहा है ना, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया 35A क्या है। 35A वहाँ के स्थायी निवासी की डिफिनीशन तय करता है, संपत्ति का अधिकार किसको होगा ये भी तय करता है। तो ये 35A था, 1954 में राष्ट्रपति आदेश से आया। और 1953 में आपको मैंने बता दिया कि शेख अब्दुल्ला जी अब गिरफ्तार हो चुके हैं, और शेख अब्दुल्ला जी अब जेल में हैं। और शेख अब्दुल्ला जैसे ही गिरफ्तार में हुए तो फिर वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक, तो अब कोई डर नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है ना। तो ऐसा लगने लगा कि अब चलो अब सब सही है। साथ में ये भी लगभग क्लियर हो गया था कि अब जनमत संग्रह नहीं होगा, क्योंकि भाई क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगा नहीं, तो एक प्रकार से अब स्थायित्व तो आने लगा था, है ना। अब सरकार वहाँ कांग्रेस की ही चल रही थी, ठीक, तो इस तरह वहाँ स्थायित्व तो आने लगा। फिर आप देखिए 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी क्या बने? प्रधानमंत्री बने। इनका नेचर थोड़ी थोड़ी पटेल की टाइप का था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय संविधान का बहुत बड़ा भाग अप्लाई करा दिया। ठीक है, जैसे चुनाव आयोग, कई ऐसी चीज़ें अप्लाई करा दी। साथ में ये भी कहा कि जो तुम सदर रियासत और प्रधानमंत्री शब्द यूज करते हो ना, अब वो बंद करो, अब तुम राज्यपाल और मुख्यमंत्री शब्द यूज करोगे। किसी तरह थोड़ी थोड़ी कोशिश की। ठीक है, शास्त्री जी ने ऐसा किया। फिर शास्त्री जी के बाद क्या हुआ, 1971 में, पूरी घटना चल रही है समझते जाइएगा। 1971 में क्या हुआ कि 1971 में आपको पता ही होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, इंदिरा जी ने क्या किया, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करा दिया। ये घटना आप समझिए क्या कारण है इसका। ठीक है, आपको लगेगा जी जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे से क्या संबंधित है, संबंधित है। तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। इस तरह पाकिस्तान बहुत कमजोर हुआ। और जो शेख अब्दुल्ला जी थे वो जब जेल में थे ना, तो भारत से गुस्सा होने लगे थे, भारत से चिढ़ने लगे थे, और उनके मन में ये विचार था कि जब मैं बाहर आऊँगा तो पाकिस्तान के साथ मिलके जनमत संग्रह करा लूँगा। मेरी बात समझ आ रही? तो उनके मन में अभी भी जनमत का कीड़ा था। साथ में उन्हें यह था कि पाकिस्तान मेरा साथ देगा। लेकिन जब 1971 में युद्ध हुआ और पाकिस्तान खुद अपना बचाव नहीं कर पाया, अपने ही एक भाग को नहीं बचा पाया, तो शेख अब्दुल्ला जी को लगने लगा कि अब मेरा ये भी सपना टूट गया। देखिए, आपको ये भी बता दूं, जम्मू कश्मीर में उस समय एक जनमत संग्रह कोष बना था, एक पार्टी थी ये वहाँ की, जनमत संग्रह कोष। उसका क्या उद्देश्य था कि जनमत संग्रह कराना है, क्योंकि वहाँ के लोगों में अभी भी एक विचार चल रहा था कि कश्मीर को स्वतंत्र कराना है। मेरी बात समझ आ रही? तो इस तरह स्वतंत्र कराना है या पाकिस्तान से मिलाना है। और देखिए 1965 में ही एक ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है, ये कौन चला रहा था? ये पाकिस्तान के एक अयूब खान थे राष्ट्रपति, उनके द्वारा चलाया जा रहा था। इसका क्या उद्देश्य था? ये वैसे ही था कि फिर
सेना भेजेंगे, कबायली भेजेंगे, वहाँ के लोग विद्रोह कर देंगे, फिर पाकिस्तान हमला कर देगा और शामिल कर लेगा, ये था। और 1965 के एक युद्ध हुआ छोटा सा, पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान इस मामले में कुछ नहीं कर पाए। ठीक, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर एक अयूब खान ने किया था, तो ये भी फेल हो गया। ठीक है, अब साथ में जवाहरलाल नेहरू जी 1964 में ख़त्म हो गए थे, तो सारी उम्मीद ख़त्म हो गई, अब कुछ स्थायी तौर पे होगा, है ना। इसीलिए फिर लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने अपनी तरीके से एक्शन लिया। इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया। तो अब शेख अब्दुल्ला जी का जनमत संग्रह वाला जो विचार था, है ना, और जो उन्होंने पार्टी बनवाई थी जनमत संग्रह कोष, वो खत्म कर लिया। शेख अब्दुल्ला को लगा अब ये होना कुछ नहीं, लेकिन शेख अब्दुल्ला को ये भी लगा कि चलो अब जो भी हालत है, जो भी स्थिति है, उसी से समझौता कर लेते हैं। और क्या हुआ फिर हुआ ये, ठीक है, ये कौन है, ये फोटो देखिएगा। ठीक है, ये फोटो तो देखिए जब पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो ये तो है ठीक, लेकिन ये देखिए इसमें क्या है, ये शख्स और ये मैडम साइन कर रही हैं, इसी को कहते हैं कि इंदिरा जी प्लस शेख अब्दुल्ला जी का बीच में एक समझौता हुआ, इसे कहते हैं इंदिरा अब्दुल्ला समझौता। और इसके तहत ये हुआ कि शेख अब्दुल्ला जी ने स्वीकार कर लिया कि अब मैं जनमत संग्रह की मांग नहीं करूंगा, तो भाई इनको छोड़ा गया। फिर ये मुख्यमंत्री बने, और जब ये मुख्यमंत्री बने तो क्या हुआ, अब जब ये मुख्यमंत्री बने तो सरकार इनकी बनी, और ये 1982 तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ये 1982 तक मुख्यमंत्री रहे। 1982 को ये खत्म हो गए। 1982 को जब ये खत्म हो गए तो थोड़ी राजनीतिक अस्थिरता आ गई। साथ में आप एक ये भी सोचिएगा कि वहाँ के लोगों के मन में, वहाँ एक समुदाय ये भी उभर रहा था कि कश्मीर में भारतीय अब गलत तरीके से शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का शासन था, तो उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये भारतीयों का शासन है, कश्मीर का नहीं। तो वहाँ के लोगों में एक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग भी उठ रही थी, है ना। चूंकि शेख अब्दुल्ला ने कुर्सी पाने के लिए वो मांग तो छोड़ दी, लेकिन वहाँ कई एक समुदाय था जिसको अभी भी ये मांग थी। मेरी बात समझ आ रही ना। तो अब 1982 में शेख अब्दुल्ला जी खत्म हो गए। शेख अब्दुल्ला जब खत्म हो गए तो उनका लड़का फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बना, है ना, कांग्रेस के सहयोग से। ठीक है, तो फारूक अब्दुल्ला प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार चल रही थी। पर क्या हुआ कि कुछ इन दोनों के बीच में पटी नहीं, अर्थात कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला जो थी, है ना, फारूक अब्दुल्ला का मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके बीच में लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ, जब लड़ाई हुई तो ऐसे चलता रहा, दूसरे फिर मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, इस तरह 1987 तक चीजें चली, पर जो भी था अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से अस्थिरता थी। मेरी बात समझिए, मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, राजनीतिक रूप से अस्थिरता थी। कभी कोई सरकार बना रहा था, कभी कोई, ठीक है, इस तरह सरकार चल रही थी, है ना। लेकिन फिर हुआ कि चलो अब 1987 में चुनाव होते हैं। 1987 में चुनाव होते हैं। अब कांग्रेस को यह लगता है कि चलो हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही, अर्थात फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। तो कहा ठीक। तो इसमें दो मेन पार्टियां थी, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस फारूक अब्दुल्ला, ठीक, प्लस एक था MUF। ये क्या था? ये था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। अब ये कौन सी पार्टी थी? ये कोई एक पार्टी नहीं थी, जबकि कई छोटे छोटे दलों का समुच्चय था। ये वही दल थे जो पाकिस्तान में मिलने की या तो मांग करते थे या तो कश्मीर की स्वायत्तता की मांग करते थे। ये वही छोटे छोटे दल थे, ठीक है। और इन्हें ये लग रहा था कि हम सत्ता में आके अपनी मांग को पूरा करेंगे, है ना। ये लोग कहते थे कि कश्मीरियत को महत्व देते थे, कहते थे कश्मीरियत है एक, कश्मीरियत का मैं मतलब बताऊंगा आपको। कह रहे थे कश्मीरियत एक संस्कृति है और उस संस्कृति को क्या है, अपने हिसाब से जीने का अधिकार होना चाहिए। तो ये कश्मीरियत के आधार पे विरोध कर रहे थे, ठीक, कि हमें कश्मीरियत के आधार पे जीने नहीं दिया जा रहा, हमारे ऊपर गलत तरीके से शासन, या हमें स्वायत्तता चाहिए, ऐसे ही कुछ किया जा रहा था। और दूसरी तरफ ये दोनों थे,
ठीक है, इनमें थोड़ी थोड़ी कट्टरता भी थी। तो भारत सरकार ये चाहती थी कि ये वाली पार्टी जीते, और 1987 का जब चुनाव हुआ तो हुआ भी यही कि यही पार्टी जीती। पर सवाल ये है कि जीती कैसे। कहा ऐसा जाता है कि इस पार्टी को जिताने के लिए गलत तरीके अपनाए गए थे चुनाव में। अर्थात जो 1987 का चुनाव होता है उसमें कहा जाता है कि धांधली हुई थी और जानकर MUF को हरवाया गया था। बात क्लियर, कि जानकर MUF को हरवाया गया था। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट कल बताऊंगा आपको, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। साथ ही आपको इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। मैं आपको केवल एक कहानी बता रहा हूं, इसके बाद आप पढ़िएगा और कल फिर हम लोग मिलते हैं। आप 87 के बाद भी पढ़िएगा, क्योंकि जब आप पढ़ के आएंगे ना तो एक डिबेट टाइप होगी, ठीक, और उसमें मजा आएगी, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फिर आगे काम करेंगे। धन्यवाद।